कल हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट देखे थे। आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर कि क्लासेस में कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उनके कितने प्रकार होते हैं। यह आज हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स कैसे काम करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है? ठीक। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स कैसे काम करते हैं। पहले देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो मेथड की तरह होते हैं, क्लास में एक मेथड की तरह होते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर और मेथड में कुछ डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है वो देखते हैं पहले। कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है वो क्लास के नाम के जैसा ही होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है। ठीक है, अगर लेकिन मेथड का नाम हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम जो क्लास का नाम है वही देना होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता, लेकिन मेथड को हमें कॉल करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती, लेकिन मेथड जो होती है वो वैल्यू रिटर्न कर सकती है। अगर वो वैल्यू रिटर्न नहीं करती तो हम वहाँ पे लिखते हैं कि वॉइड, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है ये मेथड। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है मेथड और कंस्ट्रक्टर्स में। ठीक, अब कंस्ट्रक्टर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? तो कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम करते हैं ताकि हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ कर सकें। जो क्लास वेरिएबल्स है हम उनको वैल्यू असाइन कर सकें। जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तभी हम उन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकें, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। कैसे ही हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या है, ये क्लास का स्पेशल मेथड है। जिस क्लास पर उसे बनाया जाता है उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को वो इनिशियलाइज़ करता है। ठीक, मान लीजिए कि हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाया और स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब हम स्टूडेंट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो वो सिर्फ स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को ही इनिशियलाइज़ करेगा। हमने कल एक प्रोग्राम देखा था जिसमें दो क्लासेस थे, स्टूडेंट और स्टूडेंट ओबीजे। ठीक है, याद है ये? तो अगर हम स्टूडेंट क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर सिर्फ स्टूडेंट क्लास को ही के ऑब्जेक्ट को ही इनिशियलाइज़ करेगा। वो स्टूडेंट ओबीजे क्लास को इनिशियलाइज़ नहीं करेगा, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ नहीं करेगा। जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को वो इनिशियलाइज़ करेगा। ठीक है, जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना हो, अगर उस क्लास में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कंस्ट्रक्टर अपने क्लास के नाम जैसा ही होता है, एग्जैक्ट सेम होता है। जो कंस्ट्रक्टर हम लोग क्रिएट करेंगे या डिफ़ाइन करेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अपने क्लास के नाम जैसा ही होता है, एग्जैक्ट वैसा ही होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और इस कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, मतलब कंस्ट्रक्टर जो है वो कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करता। तो सिंटैक्स क्या है कंस्ट्रक्टर का? ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा क्लास। हम लोग क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्लास नेम दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने मान लीजिए कोई वेरिएबल वगैरह इनिशियलाइज़ कर दिए, डिक्लेयर कर दिए, और यहाँ पर हमने लिखा कंस्ट्रक्टर। ये जो नाम है क्लास नेम और ये नाम, ये एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। हमने पैरेंथेसिस देखे थे, 3 प्रकार के पैरेंथेसिस थे, राउंड पैरेंथेसिस,
कर्ली पैरेंथेसिस एंड स्क्वायर पैरेंथेसिस। तो ये क्यों यूज़ होते हैं राउंड पैरेंथेसिस? ये मेथड के लिए यूज़ होते हैं, हम लोगों ने देखे था ना ये। हेलो, हाँ मुझे लगा मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। तो ये जो राउंड पैरेंथेसिस होते हैं ये मेथड के लिए यूज़ होते हैं। ये जो कर्ली पैरेंथेसिस है ये किसके लिए यूज़ होते हैं? इंडिकेट ब्लॉक ऑफ कोड, पर्टिकुलरली ब्लॉक ऑफ कोड को इंडिकेट करते हैं ये। और ये जो स्क्वायर पैरेंथेसिस है ये क्या करते हैं? एरे को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये देखा था हमने। तो अगर हम लोग कहते हैं कि ये जो राउंड पैरेंथेसिस है ये इंडिकेट करते हैं मेथड को, ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे लिखा क्लास नेम। ये देखिए, ये लिखा हमने क्लास नेम, ये और ये एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। फिर उसके आगे लिखा हमने राउंड पैरेंथेसिस। तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ये एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये एक ये एज अ कंस्ट्रक्टर कंसिडर होगा, ठीक है। उसके अंदर हमें जो इन वेरिएबल्स को, जो डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल्स हैं, उनको अगर वैल्यू असाइन करनी है तो यहाँ पर हम उनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स रहेंगे वहाँ पे, और ये यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर शुरू हुआ यहाँ पे उसे क्लोज कर देंगे, और बाकी क्लास एज इट इज़, नीचे वो स्टेटमेंट्स रहेंगे। एग्जांपल देखते हैं। देखिए, क्लास यहाँ पे लिखा हमने एक ए नाम का एक क्लास बनाया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ए और उसको राउंड पैरेंथेसिस ये आगे, तो ये क्या हो गया? एक कंस्ट्रक्टर हो गया। ये क्लियर हो रहा है या बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं हम? क्लियर है ना? ओके, ग्रेट। ठीक है, तो जैसे ही ये नाम और ये नाम सेम मिला, इसके आगे राउंड पैरेंथेसिस मिले, तो ये क्या कंसिडर हुआ? एज अ कंस्ट्रक्टर कंसिडर हुआ। ये एज ए कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब हमने कल एक प्रोग्राम देखा था जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट भी बनाए थे, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? अभी हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर अगर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। क्या है? क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के 3 प्रकार है। पहला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और तीसरा है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, तो पहले देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है उसमें कोई पैरामीटर या आर्गुमेंट्स नहीं लेते। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर या आर्गुमेंट्स नहीं लेता। ये जो प्रोग्राम है अभी हमने देखा, ये प्रोग्राम, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर ये जो राउंड पैरेंथेसिस है इसके अंदर हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किए हैं, ठीक है। प्रोग्राम में ए नाम का एक क्लास है और उसका कंस्ट्रक्टर बनाया गया है। जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। जितनी बार एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स देखा था। ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स क्या है?
क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू क्लास नेम। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स देखा था। हमने कौन से ऑब्जेक्ट बनाए थे? कल हमने बनाया था स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? स्टूडेंट, फिर हमने लिखा obj इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इस तरीके से हमने कल ऑब्जेक्ट बनाया था और obj के थ्रू हमने स्टूडेंट क्लास की मेथड को एक्सेस किया था, स्टूडेंट क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस किया था ना। ओके, तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स है, ठीक है। तो अब ये सिंटैक्स देख के आपको कोई सवाल आता है मन में? या इसे देखते हुए? ठीक है, मैं बताता हूँ। क्या है कि यहाँ पर हमने क्या लिखा? क्लास नेम। ये क्या है? क्लास नेम, ठीक। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर एग्जैक्टली हम अगर देखें तो ये क्लास नेम है, ये ऑब्जेक्ट नेम है, असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू, और ये फिर से क्लास नेम आ गया और यहाँ पे राउंड पैरेंथेसिस और फिर सेमीकोलन, ठीक है। सर ये जो सेकंड वाला क्लास नेम और राउंड पैरेंथेसिस है वो कंस्ट्रक्टर। एग्जैक्टली, माई पॉइंट इज से एग्जैक्टली। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं उसे, ठीक है। तब जाके ये परफेक्ट होगा। देखिए ये दोनों भी सिंटैक्स, अगर आप कंस्ट्रक्टर लिखेंगे यहाँ पे तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप क्लास नेम लिखते हैं तो भी ओके है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटैक्स यही दिया गया है, लेकिन जब हम इसको प्रोग्रामेटिकली देखते हैं या इसको हम क्या कहते हैं और ज़्यादा डीपली देखते हैं, तो क्लास नेम के बाद अगर राउंड पैरेंथेसिस आते हैं तो वो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? इसे कंस्ट्रक्टर कंसिडर करते हैं। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि न्यू कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर को हमने क्या बताया? ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है कि जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, तो ये क्या हो गया? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दो सिंटैक्स है। अगर आप बुक्स में लिखी हुई इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो बुक्स में क्या मिलेगा आपको? ये वाला मिलेगा, क्लास नेम। लेकिन हम अगर प्रोग्रामेटिकली सोचें या हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये भी सही है, ठीक है। ओ, ये ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक क्लास डिक्लेयर किया है हमने, क्लास सैम्पल। अब इस क्लास सैम्पल में क्या है, दो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए,
और इनको इनिशियलाइज भी कर दिया। ठीक है, इंटीजर a इज इक्वल टू 2 और इंटीजर b इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये जो सैंपल यहाँ पर हमने लिखा है ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया है जो a की वैल्यू है और b की वैल्यू है, इनको क्या किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उनको वैल्यू को प्रिंट किया है। ओके, और फिर मेन मेथड में हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सैम्पल क्लास का और हमारे प्रोग्राम को रन किया। तो हमारा आउटपुट क्या आया, ये देखिए, ये हमारा आउटपुट आया। जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल कब हुआ, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ऑटोमेटिकली, और जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तब क्या हुआ कि ये एग्जीक्यूशन हो गया और ये आउटपुट हमें मिल गया। ओके, आप दोनों को भी क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर माने क्या होते हैं कि आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं उनको कुछ, जैसे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर हमने उसे कोई वैल्यू पास नहीं की थी, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसमें कोई आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। और कितने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, बस हमें वो एग्जैक्ट काउंट पता होना चाहिए कि कितने आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्टर में उतने ही आर्गुमेंट हमें कलेक्ट भी करने होंगे। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक क्लास डिक्लेयर किया a नाम का, और फिर यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, a यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। यहाँ पर हमने उनको ये बताया कि यहाँ पर 2 इंटीजर वैल्यू ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेगा। ठीक है, अब ये जो x है, ध्यान से देखिएगा, x है, x को हमने क्या बताया, जो भी x की वैल्यू होगी वो a को असाइन करो, और जो भी y की वैल्यू होगी वो b को असाइन करो। ओके, और ये जो c हमारा एक थर्ड वेरिएबल था, उसमें हमने c इज इक्वल्स टू a प्लस बी कर दिया, एडिशन कर दी इन दोनों की। और एक दूसरी मेथड में हमने इसको प्रिंट कर लिया कि एडिशन ऑफ a और b, इसकी एडिशन, ये जो है ये आउटपुट है हमारा। फिर मेन मेथड में हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देखिए ये जो ऐसा लिखा हुआ है ना, तो ये इस ऐसे भी लिखा जा सकता है, a इज इक्वल्स टू न्यू a, और ये 5,6 8, ओके 8 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और ये सेमीकोलन। और उसके बाद जब हम इस a के ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे तो ये डिस्प्ले मेथड कॉल हो जाएगी। अब ये स्टेटमेंट देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होगी, तो क्या होगा, न्यू क्या कर तो यहाँ पर पता चल गया कि नया क्रिएट करना है। क्या नया क्रिएट करना है, एक का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब ये क्या है, ये पैरामीटराइज है, ये 2 पैरामीटर लेता है, दोनों क्या है, इंटीजर टाइप है। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू कहाँ जाएगी,
तो ये फर्स्ट वैल्यू जाएगी x के अंदर, ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू जाएगी x के अंदर और ये सेकंड वैल्यू जाएगी y के अंदर। ये जो है इन्हें कहा जाता है, जहाँ से एक्चुअली हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो यहाँ ये क्या हो गए, एक्चुअल आर्गुमेंट्स। ये जो यहाँ से हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ये क्या हुए, एक्चुअल आर्गुमेंट्स। और जहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो हो गए फॉर्मल आर्गुमेंट्स। फिर से बता, यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट हुई, तो ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट है ये कहाँ कलेक्ट हुआ, एक्स के अंदर, और ये जो सेकंड आर्गुमेंट है ये कलेक्ट हुआ वाई के अंदर। यहाँ से एक्चुअली आर्गुमेंट पास किए जा रहे हैं तो ये कहलाएंगे एक्चुअल आर्गुमेंट। यहाँ पे ये कलेक्ट हो रहे हैं तो जहाँ पे कलेक्शन हो रहा है आर्गुमेंट्स का तो वो कहलाएंगे फॉर्मल आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो फॉर्मल आर्गुमेंट्स की जो लाइफ होती है वो इतने तक ही सीमित होती है, ठीक है। मीन्स क्या होगा कि जब ये ब्लॉक ऑफ कोड इसका ख़त्म हो जाएगा तब ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कैसे बताते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यहाँ पर, ये मेमोरी है हमारी, ठीक है। तो मेमोरी में कहीं तो भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और वहाँ पे हमने ये एक 5 और 8 पास कर दिए। अब जैसे ही ये कलेक्ट हुए यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे ही ये कलेक्ट हुए यहाँ पर तो ये दो वेरिएबल्स इंटीजर एक्स एंड वाई क्रिएट हो गए, ये एक्स ये वाई, ठीक है। मेमोरी में रैंडमली कहीं तो भी क्रिएट हो गई ये, और इनको वैल्यू भी इनिशियलाइज हो गई 5 एंड 8, ठीक है। अब पहले ये शुरू से आ रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर ए बी सी पहले से डिक्लेयर थे, ये ए मान लीजिए, ये बी है, ये कहीं तो भी सी है, ए बी और सी, ठीक है। अब ये जो x है, एक हमने क्या कहा यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में कि a इज़ इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स कहाँ आए हैं, x में आए, तो ये जो 5 है ये कलेक्ट कहाँ हुआ, x में कलेक्ट हुआ, तो x के अंदर वैल्यू क्या आई 5। जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड आर्गूमेंट वो यहाँ से पास हुआ, कलेक्ट कहाँ हुआ y के अंदर, तो यहाँ y में हम वैल्यू क्या आई 8। अब यहाँ पे इनको वैल्यू तो इनिशियलाइज हो गई, यहाँ पे इनके अंदर वैल्यू है अभी। अब इस कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कहा a इज़ इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे फिर से असाइनमेंट ऑपरेटर आया। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे ही आता है तो क्या होगा, राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होगी, तो जो भी x की वैल्यू है वो क्या करो, a को असाइन करो। x के अंदर क्या वैल्यू है 5, तो a को क्या मिली वैल्यू 5, ठीक है। अब b इज़ इक्वल टू वाई, ओके, तो y के अंदर क्या वैल्यू है 8, तो यही वैल्यू यहाँ पर आएगी 8, ओके, ठीक है। फिर हमने क्या कहा c इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी, a के अंदर क्या वैल्यू है 5 और b के अंदर क्या है 8, तो इन दोनों का जो एडिशन रहेगा वो कहाँ आएगा c के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। जैसे ही यहाँ पर ये ख़त्म हुआ तो ये जो है x और y ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय मेमोरी से रिलीज़ हो जाएंगे। अब मेमोरी में क्या बचा a b और c, ठीक है। तो ये जब हम लोग कॉल कर रहे हैं a डॉट डिस्प्ले, तो जैसे ही ये मेथड कॉल होती है तो ये क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडिशन ऑफ ए के अंदर क्या वैल्यू है 5 एंड बी के अंदर क्या वैल्यू है 8 इज़ सी, तो मतलब क्या आएगा, एडिशन ऑफ 5 एंड 8 इज़ 13, तो ये रहा हमारा आउटपुट।
क्लियर है ये? देखिए अगर क्लियर नहीं ना तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इसे। सभी को क्लियर है ये? यस। ओके। प्रशांत जी जी सर। क्लियर है? सर थोड़ा नेटवर्क इशू अभी हम देख लेंगे। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो आप बताइएगा बाद में मुझे, हम लोग फिर से ठीक। देखेंगे इसे। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, समझ के फिर प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। आगे बढ़ें। तो थर्ड टाइप है हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होता है कि क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि उनके जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर की संख्या अलग अलग हो सकती है, या फिर उनके जो डेटा टाइप है पैरामीटर्स के वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने फंक्शन ओवरलोडिंग एक टॉपिक है, वो फंक्शन ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस में हम देखते हैं। अगर आप सी प्लस प्लस से फैमिलियर है तो फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एक टॉपिक होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होता है। ठीक है, अगर आपको फंक्शन ओवरलोडिंग रिवाइज़ करना है तो वो भी हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे। तो देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे काम करता है। हमने एक क्लास लिया सैम्पल। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की, जो कि सिर्फ एक वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू एज ए पैरामीटर, एज आर्गुमेंट कंसिडर करता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया जो दो इंटीजर वैल्यू एज ए आर्गुमेंट कंसिडर करता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक मेथड लिखी है शो नाम की। ठीक है, जो मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती। जब कोई मेथड या वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करती तब वो वहाँ पे लिखते हैं वॉइड। देखिए, मेन मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती यहाँ, इसलिए हम हमेशा इसको लिखते हैं वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, हमेशा इसलिए अगर कोई ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती तो वो हमेशा उसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। तो हमने लिखा एक मेथड का नाम, हमने एक मेथड लिखी शो नाम की, और उसके अंदर ए और बी को हमने प्रिंट किया है। अब आते हैं हमारे मेन मेथड में। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सैम्पल s1 इज इक्वल्स टू न्यू सैम्पल, और यहाँ पे हमने सिर्फ एक इंटीजर पास किया है। अब यहाँ पर जैसे देखिए एक इंटीजर पास किया है तो कंपाइलर क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि क्या कोई एक इंटीजर एक्सेप्ट करने वाला कोई कंस्ट्रक्टर यहाँ पर मौजूद है क्या सैम्पल क्लास में। अगर है तो वो उसे कॉल करेगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय। तो ये अगर है तो ये यहाँ पर उसे कॉल करेगा, और x कहाँ कलेक्ट होगा, a के अंदर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सैम्पल s2 इज इक्वल्स टू न्यू सैम्पल, और यहाँ पर दो वैल्यू पास किए, दो इंटीजर पास किए। तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा जहाँ पे दो आर्गुमेंट्स लिए जा रहे हैं, और ये काम सब ऑटोमेटिकली होगा, इसे हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंस्ट्रक्टर कॉल अपने आप हो जाता है। और ये जो x है, ये जो 5 है ये x में कलेक्ट होगा, और ये जो 9 है ये y में कलेक्ट होगा। तो जब x के अंदर 5 है
तो ये 5 ए को असाइन हो जाएगा, और y के अंदर 9 है तो ये 9 b को असाइन हो जाएगा। और जब हम s1 डॉट शो कहते हैं तो s1 का ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखिए ये s1 है। तो ये हमने कहाँ पास किया था, ये कंस्ट्रक्टर सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को पास किया था हमने। तो ये s1 का क्या करेगा, s1 डॉट शो, तो सिर्फ इसके अंदर a की वैल्यू है, b की वैल्यू तो है ही नहीं, इस वजह से क्या होगा, वैल्यू ऑफ a इज़ 5। ये a की वैल्यू तो उसे मिल गई, b 0। लेकिन s1 डॉट शो s2 डॉट शो जब करेगा तब क्या होगा, इसके अंदर दोनों वैल्यू मौजूद हैं 5 एंड 9, तो ये दोनों वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा ऐसा आउटपुट आएगा। ओके। सर अगर सैंपल 1 में भी अगर दो इंटीजर एक्स जी, इंटीजर जेड ले लें अगर, तो दोनों बार यही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फर्स्ट वन की सेकंड में नहीं नहीं, देखिए सैम्पल s1 में अगर हम 2 आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है, तो जितने आर्गुमेंट्स रहेंगे वो चेक करेगा कि आर्गुमेंट्स कितने हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 को ही कॉल करेगा वो दोनों टाइम। एक यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट था इसलिए उसने चेक किया कि यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट वाला कोई कंस्ट्रक्टर है क्या, तो वो उसने कॉल किया। और अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो वो एरर शो करेगा हमें कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। अगर ये आर्गुमेंट्स मिसमैच होते हैं तो वो एरर शो हो जाएगा। ओके, नहीं क्लियर हुआ? इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई ऊपर भी लिख रहे हैं और फिर ये सैंपल जो दूसरी बार लिखा है उसमें भी एक्स और वाई लिख रहे हैं, फिर नीचे अगर ये नहीं, फिर से बताइए। फिर जैसे हम लोग लिखते हैं ना ये सैंपल इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, जी, तो सेम ऐसे ही ऊपर भी लिखें हाँ यहाँ पर। फिर हाँ ये सर, हम्म। और फिर नीचे सैंपल 1 इज इक्वल टू न्यू सैंपल 5 और अगर 8 कर दें तो फिर सर वैल्यू ऐसे, जैसे वैल्यू आउटपुट में वैल्यू ऑफ ए इज 5 आएगा, वैल्यू ऑफ बी इज 8 ऐसे आएगा। नहीं, देखिए क्या होगा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है। अब अगर हमें 2 इंटीजर वैल्यू को ही पास करना है तो हम उसको 2 बार क्यों डिक्लेयर करें, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को 2 बार क्यों लिखेंगे, एक बार में लिखने से ही काम हो जाएगा। अच्छा, एक कंसिडर करते हैं इसे, ये जो क्लास है ये क्लास एक फैमिली है, ठीक है, और ये जो कंस्ट्रक्टर है मान लीजिए कि ये किसी फैमिली मेम्बर्स के नाम हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या है, सॉरी, इसे सरनेम कंसिडर करते हैं, ये सरनेम है और इस सरनेम के अंदर ये जो आर्गुमेंट्स है ये आर्गुमेंट्स एज अ इंडिविजुअल्स के नाम हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा, मेरे भाई का, मेरे बहन का, ऐसे ये नाम्स हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे इंटीजर एक्स सिंपल एक हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये सागर है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक यूनिक हो गया। अब यहाँ पर एक यूनिक हो गया ये इंटीजर एक्स और वाई, ठीक है, तो ये भी एक यूनिक टाइप का है, दोनों का अलग अलग है। देखिए ये एक ही आर्गुमेंट ले रहा है, ये 2 आर्गुमेंट ले रहे हैं, तो ये दूसरा मेंबर है कोई। कंपाइलर को डिफरेंस कैसे पता चलेगा, अगर हम लोग ऐसे ही लिखेंगे सैंपल ऊपर भी तो इंटीजर एक्स लिखा है, नीचे भी इंटीजर एक्स और इंटीजर हाँ वाई, हाँ, इसमें भी तो एक्स आ ही रहा है इसमें। नहीं, देखिए मैंने अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस क्या किया था, ये
उसकी जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, हमने पास किया 5 पास किया, तो ये सैंपल यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो मेमोरी में यहाँ पे कहीं x क्रिएट हो गया और उसके अंदर क्या आया 5। ओके, इंटीजर a और b ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। ओके, तो हमने कहा कि S1, ठीक है, ये S1 ऑब्जेक्ट है, S1 ऑब्जेक्ट के अंदर a और b वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। S1 ऑब्जेक्ट, तो ये जैसे ही 5 यहाँ पे कलेक्ट हुआ सैम्पल के अंदर, तो इंटीजर x, तो x कहीं मेमोरी में x कहीं क्रिएट हो गया, उसको वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 5, और हमने यहाँ पे क्या कहा a इज़ इक्वल टू एक्स, तो राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट हुई, तो ये क्या हुआ x की वैल्यू a में आ गई, तो ये क्या हुआ 5। अब ये यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ख़त्म हुआ। ओके, सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एंड हुआ, तो जैसे ही ये एंड होता है तो ये जो है ये वेरिएबल अपने आप डिस्ट्रॉय हो गया। अब मेमोरी में कहीं तो भी x नाम का कोई वेरिएबल है क्या इस क्लास के लिए? अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया है तो इस मेमोरी में कहीं तो भी x नाम का वेरिएबल है क्या? नहीं है। तो जब सैम्पल हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S2 और यहाँ पे हमने दो वैल्यू पास की 5 एंड 9, 5 एंड 9 यहाँ पे कलेक्ट हुआ है इंटीजर x और y में। अब मान लीजिए कि यहीं पे क्रिएट होगा x, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कलेक्ट हुआ ये x और ये y, ये क्या कलेक्ट हुआ 5 एंड 9, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के लिए S2 ऑब्जेक्ट के लिए ये क्रिएट हुआ A और B, तो ये क्या होगा, ये जो 5 है ये कहाँ कलेक्ट हुआ x के अंदर, तो x के अंदर क्या आया 5, और जो 9 है वो y के अंदर आया, जो 9 है वो y के अंदर आया। फिर हमने कहा a इज़ इक्वल टू एक्स, तो ये जो x की वैल्यू है ये कहाँ आएगी a के अंदर, तो ये जो 5 है ये कहाँ आया a यहाँ पर आया, और y b इज़ इक्वल टू y, तो y की वैल्यू यहाँ पर आएगी 9। और जैसे ही ये आ जाए ख़त्म होगा ये कंस्ट्रक्टर 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू दोनों वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब मेमोरी में क्या है, S1 के लिए a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 0 है। S2 के लिए क्या है, S2 के लिए a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 9 है, तो वही हमने प्रिंट किया S1 डॉट शो। हेलो जी, कुछ कह रही थी आप? कह रहे थे समझ गया सर। ओके, ठीक है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर। कंसेप्ट में ये शायद कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट नहीं है, लेकिन क्या होता है कि एक कंस्ट्रक्टर को हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में हम लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट को दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हमने, एक S1 और एक S2। डायरेक्टली देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसका, ज़्यादा आसानी से समझ जाएंगे आप लोग। क्लास डिक्लेयर किया हमने, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। यहाँ पर देखिए क्या किया, ये एक 2 पैरामीटर का एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है, ठीक है। फिर हमने एक सिंगल पैरामीटर का एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है, लेकिन ये क्या करता है, ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है,
आर्गुमेंट क्या लेता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही एज अ कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट लेता है। ऑब्जेक्ट को ही अगर हम लोग पास करें तो भी ये एज ए आर्गुमेंट ही पास होगा। जैसे हम कोई वेरिएबल, अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पर से हम लोग क्या कर रहे थे, वैल्यू पास कर रहे थे, 595 ऐसे वैल्यू पास कर रहे थे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ही पास करेंगे और ऑब्जेक्ट को ही कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे ये कैसे होगा, मेन मेथड से देखते हैं आराम से। ठीक है, मेन मेथड से सैम्पल ओबीजे, ठीक है, obj1 इज इक्वल टू न्यू सैम्पल 2,10। ठीक है, तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ये कंस्ट्रक्टर, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सही है, क्या वैल्यू पास की हमने, दोनों डिजिट्स हैं, दोनों इंटीजर हैं, तो दोनों इंटीजर वैल्यू कहाँ कलेक्ट हो रही है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो इस वजह से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है, ग्रेट। और y की वैल्यू क्या है, 10। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 10 है तो a की वैल्यू क्या होगी फिर, जो कि x की वैल्यू है 2 हो जाएगी, a की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू b की वैल्यू क्या होगी, 10। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एंड हुआ, तो एक्स वाई क्या हुए, डिलीट। ओके, ठीक है, फिर हमने कहा सैम्पल obj2, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इक्वल टू न्यू सैम्पल। अब इसको पास किया हमने, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था यही ऑब्जेक्ट हमने इसे पास कर दिया। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमने पास किया, तो यहाँ से क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर गया कॉपी कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, ये क्या है, सैम्पल का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट यहाँ पर कलेक्ट कर रहा है, तो इसमें ये कलेक्ट हो गया। अब ये जो obj1 है, ये जो obj1 है, जैसे ही यहाँ कलेक्ट हुआ तो यहाँ पे उसका कहाँ पर कलेक्ट हुआ, ये एस के अंदर। ठीक है, देखिए ठीक है, अब ये जो है obj1, ये यहाँ पर, तो obj1 जब हमने वैल्यू इनको पैरामीटर पास किए तो ये कहाँ गया, ये यहाँ गया सैम्पल 1 में, सैम्पल 2 इंटीजर कलेक्ट हुए। a की वैल्यू क्या है हमारे पास obj1 के लिए, 2 है, और b की वैल्यू क्या है, 10 है। ओके, अब हमने क्या किया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, obj2। ठीक है, obj2 बनाया, और यहाँ पर भी a के लिए और b के लिए वैल्यू इनिशियलाइज करनी है हमें। ठीक है, क्योंकि क्या है, वेरिएबल तो वही है, एक्सेस भी वही करना है हमें।
फिर यहाँ पे हमने क्या किया, obj1 को पास किया, obj1 को एज अ आर्गुमेंट पास किया। तो जैसे ही आर्गुमेंट पास किया, तो जैसे यहाँ पर इंटीजर x और y क्रिएट होते थे मेमोरी में, वैसे ही एक मेमोरी में कहीं तो भी एक s नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, सॉरी s नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। फिर हमने क्या कहा, obj1 जो है वही का उसी को कॉपी कर लो यहाँ पर s के अंदर। तो obj1 की जो वैल्यू है वही आ जाएगी, a और b की वैल्यू जो है वो 2 and 10। तो जब हम कहेंगे कि a इज इक्वल टू s डॉट ए, तो s डॉट ए में s का s डॉट ए माने क्या हुआ, s ऑफ a। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का a, इसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को a के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा, obj2 के अंदर आ जाएगा, यही वैल्यू obj2 के अंदर आ जाएगी। और हमने कहा b इज इक्वल टू s ऑफ s डॉट बी, तो s ऑफ b की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने किया इंटीजर एडिशन। अब ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब तक हमने क्या देखा था कि कोई भी मेथड वैल्यू रिटर्न नहीं करती थी, इसलिए क्या लिखते थे हम वहाँ पे, वॉइड लिखते थे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न किया। इस इंटीजर हमने क्या लिखा फिर यहाँ पर, इस एडिशन मेथड में इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस बी, और हमने रिटर्न किया ये जो c है इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो ये रेफ़र किसको करता है, s रेफ़र किसको करता है, तो s रेफ़र इसे करता है। ठीक है, s बिलोंग्स टू obj2। फिर हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑब्जेक्ट वन डॉट ऐड। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट1 obj1 डॉट ऐड कहा, तो ये मेथड कॉल हुई obj1 के लिए। obj1 के लिए जैसे ही ये मेथड कॉल होती है, तो ये क्या करेगा, इंटीजर c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब a प्लस बी, तो a की obj1 के लिए a की वैल्यू क्या है, 2 है, और b की वैल्यू क्या है, 10 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 10 कलेक्ट कहाँ होगा, c के अंदर, और ये रिटर्न क्या करेगा, 12। तो इसलिए ये रिटर्न हो गया 12। सेम एज जैसे ही हम obj2 डॉट ऐड इन्वोक करते हैं, तो यही मेथड कॉल होगी। अब obj2 के अंदर क्या है, a की वैल्यू क्या है, 2 है, और b की वैल्यू क्या है, 10 है, इसलिए ये भी 12 आएगा। क्लियर हो रहा है, ओके ग्रेट। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर काम करते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो वैल्यूज़ ये जो है ये सारे ये अपने आप डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो जैसे ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होते हैं सॉरी तो जैसे ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होते हैं, वैसे ही अपने आप डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज़ होता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर का यूज़ होता है। आई रिपीट, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज़ होता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रक्टर का यूज़ होता है। अब डिस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो डिस्ट्रक्टर भी सेम होता है,
आपके क्लास के अंदर ही आप उसे लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे तो वो इनबिल्ट होता ही है। और डिस्ट्रक्टर जो होता है वो पैरामीटराइज नहीं होता। डिस्ट्रक्टर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट ऐसा ही होता है। और इसके आगे सिर्फ सिंबल होता है टिल्ड का। देखिए, अगर आप कीबोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो जो आपका टैब जो है, टैब की लेफ़्ट हैंड साइड में, आपके कीबोर्ड के लेफ़्ट हैंड साइड में एस्केप के नीचे और टैब की के ऊपर एक स्पेसिफिक सिंबल है, उसे टिल्ड कहा जाता है। उस टिल्ड सिंबल के ज़रिए कंपाइलर को ये पता चलता है कि ये डिस्ट्रक्टर है। और ये जो डिस्ट्रक्टर है, इस डिस्ट्रक्टर का काम होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देना। ओके, ठीक है, फिर आज रुकते हैं यहीं। प्रैक्टिस कीजिए इसकी ठीक से। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया है तो ये अच्छी बात है। आप लोगों ने सभी ने भेजे थे मुझे प्रोग्राम्स, बढ़िया है, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप। ऐसे ही प्रैक्टिस किया कीजिए ताकि और आसानी से आप लोग प्रोग्रामिंग समझ पाएंगे। क्योंकि ये क्या है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के साथ साथ ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ थ्योरेटिकली क्लियर होके हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इसमें प्रैक्टिकली भी स्ट्रांग होना है। ओके, यस सर। तो रुकते हैं आज यहीं। थैंक यू फॉर योर टाइम।